हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 6 फिनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का और इसके बाद आपके फिनेंस के सारे टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डिविडेंड, अ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स डिसाइडेड टू पे टू इट्स शेयर होल्डर्स इन रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी आप किसी भी कंपनीज के शेयर परचेज करते हो तो आपकी तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सामने कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो शेयर्स के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करना भी है कि नहीं करना है, वो सब कुछ डिसाइड करने का पावर किसके पास होता है? कंपनी में पावर ये होता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो स्पेसिफाइड रूपी वैल्यू बता देते हैं। अब जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल सकते हैं कि हर शेयर होल्डर को हम लोग पर शेयर 20 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ क्या हो गया? एकदम फिक्स्ड वैल्यू उन्होंने बता दी। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि वो ऐसा कहें कि परसेंटेज ऑफ करंट शेयर प्राइस। तो वो ऐसे करेंगे कि भाई करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो कहेंगे 100। तो 100 रुपीज़ पे आपको, मतलब कि पर शेयर की जो वैल्यू है उस पर आपको 20%। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 20 रुपीज़। तो वो परसेंटेज फॉर्म में भी बता सकते हैं और रुपी वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? डिफेंसिव स्टॉक, a stock that provides a constant dividend and stable earnings even in the period of economic downturn। तो ये कैसे स्टॉक है? यहाँ पे अगर आपने ऐसे स्टॉक परचेज किए हैं, स्टॉक माने शेयर्स, अगर आपने ऐसे शेयर्स परचेज किए हैं ना किसी कंपनी के, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐसे शेयर्स पे आपको कंटिन्यूसली सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। इकोनॉमी में मंदी है या तेजी है, बूम है या डिप्रेशन है, या स्टॉक मार्केट में जो है वो कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास डिफेंसिव स्टॉक है तो आपको डिविडेंड एट द कांस्टेंट रेट मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स डिविडेंड आपका फिक्स है, वो मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो जो लोगों को अपने इनकम थोड़ी कांस्टेंट इनकम चाहिए होती है या इनकम में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो वो लोग डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन। तो depreciation is the way of spreading the cost of the asset over its expected useful economic life. It is the expense allowance made for wear and tear. Made for what? Wear and tear of on an asset over its estimated useful life. It is the expense that is supposed to reflect the loss in the value of fixed asset. क्या बोल रहे हैं ये? इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, क्या होता है ना कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो, जैसे कि इस केस में मान लो कि हमने एक मशीन परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की, और मुझे ऐसा लगता है कि मशीन से जो मुझे फ़ायदा होने वाला है, यानी कि मशीन लगभग 4 साल हमारे काम आएगी, उसके बाद ये जो मशीन है वो बिल्कुल काम नहीं आएगी, यूजलेस हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मशीन जो आपने खरीदी है उसका टोटल कॉस्ट जो 1 लाख रुपीज़ है, उसको हम जिस साल हमने खरीदी है उस साल के एक्सपेंस की तरफ पीएनएल में नहीं दिखाते। पूरा का पूरा 1 लाख एक्सपेंस मान के पीएनएल में नहीं दिखा देते। हम क्या करते हैं? हम ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा करके इस कॉस्ट को रिकवर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे लगता है ना कि मशीन 4 साल तक चलेगी, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करूँ, ठीक है, दो मेथड है डेप्रिसिएशन के। पहला मेथड कौन सा? आपका स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे? जितना भी मशीन का कॉस्ट है, मान लो 1 लाख, कितने साल तक यूज होगा? 4 साल। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 25,000 आया। हर साल आप 25,000 करके आप इसे एक्सपेंस की तरफ पीएनएल में दिखाते जाओगे। तो 4 सालों में क्या होगा? 1 लाख आपने पीएनएल में दिखा दिया होगा। एक साथ ना दिखा के, टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके, जितनी लाइफ है मशीन की उतने सालों में आपको इस कॉस्ट को पूरा रिकवर कर लेना है। अब इसमें क्या होगा? अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या होता है? सेम ही आएगा। जबकि एक दूसरा मेथड भी है जो क्या है? एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। इसे हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या फिर बहुत जगह पे आप इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, WDV मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है? आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो बुक वैल्यू पे चार्ज करते हो, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, बुक वैल्यू पे। तो इसमें अपन क्या करते हैं? मान लो कि मशीन की वैल्यू अपनी कितनी है? 1 लाख रुपीज़ की है। तो आपने पहले साल 1 लाख रुपीज़ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे ही 50%। तो पहले साल क्या करोगे? 1 लाख पे 50% का डेप्रिसिएशन दिया तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब अपनी बुक वैल्यू कितनी बची?
कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होती है आपकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 50,000। तो नेक्स्ट ईयर आप 50,000 पे प्रोवाइड करेंगे 50% का डेप्रिसिएशन, वो आएगा 25,000। फिर बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 50,000 बुक वैल्यू स्टार्ट में थी, उसमें से 25,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 25,000 बचा। तो अब 25,000 पे आप 50% प्रोवाइड करोगे। इस तरीके से आप बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते जाते हो। और इसमें आप ऐसा देखोगे कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपकी आ रही है वो शुरुआती सालों में ज़्यादा है, जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाते हैं आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाता है। ठीक है, तो इनिशियल ईयर्स में आपका डेप्रिसिएशन आपको ज़्यादा दिखाई देगा, मोर इन द इनिशियल ईयर एंड लेस इन द लेटर ईयर। तो अभी डेप्रिसिएशन आप चार्ज क्यों करते हो ये भी तो पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्यों हम चार्ज करते हैं? बिकॉज मशीन जैसे जैसे यूज होती है तो वो वेयर आउट होती जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो ये लॉस इन वैल्यू जो हो रहा है, वैल्यू जो कम होती जा रही है, वो लॉस दिखाने के लिए अपन लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारा लॉस है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो वो हम दिखाने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट और कोलेटरल। तो क्या होता है ना कि आपको पता है कंपनी को जब भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसके पास कई तरीके हैं फाइनेंस अरेंज करने के। शेयर्स इशू कर सकती है, किसी बैंक से जा करके आप लोन ले सकते हो, तो डिबेंचर भी ऐसा ही एक तरीका है। अब जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो भी एक तरीके का लोन ही है। बैंक से ना लोन लेके आप आम जनता से लोन लेते हो। तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है जनरल पब्लिक के सामने। जिन जिन लोगों को डिबेंचर्स परचेज करने हैं वो कंपनी को पैसा दे देते हैं और कंपनी उनको क्या दे देती है बदले में, उनको अपना क्रेडिटर बना लेती है। डिबेंचर क्योंकि एक लोन होता है तो कंपनी को लोन का पैसा देना जरूरी होता है विथ इंटरेस्ट। डिबेंचर पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जब तक कि कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करती लिया हुआ तब तक कि आपको वो इंटरेस्ट पे करती रहती है। कितना इंटरेस्ट देगी वो उसने जब डिबेंचर इशू किया तब आपको बता दिया होगा, हर साल कितना मिलेगा वो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, डेप्रिसिएशन आर बैक्ड ओनली बाय जनरल क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेप्यूटेशन ऑफ द इशूअर। जैसे कि आपने पढ़ा कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है, लोन जब आपसे डिबेंचर के रूप में ले रही है, तब सामने कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कंपनी ने कोई अपनी कीमती चीज़ आपके पास गिरवी रख ली, ऐसा नहीं होता। इसमें जो डिबेंचर इशू किए हैं खरीदने वाले बस इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कंपनी की रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं। उन्हें लगता है भाई ये जो इशूअर है वो हमें धोखा नहीं देगा, लिया गया पैसा वो वाकई में टाइम पे लौटाएगा ही लौटाएगा। अब इस विश्वास से वो कंपनी को पैसे दे देते हैं, सामने कोई सिक्योरिटी भी नहीं मांगते। ठीक है, सो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो, डिबेंचर एक अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये फर्क है ना, आप कई जगह पे पढ़ोगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में जब आप डिफरेंस कहीं देखोगे तो क्या लिखेंगे कि बॉन्ड होता है सिक्योर्ड, बॉन्ड सिक्योर्ड होता है, जबकि डिबेंचर जो होता है वो कहेंगे कि अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड के सामने आप सिक्योरिटी देते हो, कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है तो सामने सिक्योरिटी देगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी, लेकिन डिबेंचर के सामने नहीं। ये तो बुक में लिखा है। ठीक है, डिविडेंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिपीट हो गया है तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे इसे। फिर आता है आपका इक्विटी या फिर नेटवर्थ। तो इक्विटी या फिर नेटवर्थ का क्या मतलब है, पहले तो समझ लो, ये इक्विटी शेयर्स नहीं है, ये इक्विटी है। इसे आप शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं, कई जगह पे आप इसे पढ़ोगे कि शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम तो लिखा हुआ है यहाँ पे नेटवर्थ। तो नेटवर्थ से हमें पता चलता है कि इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो अगर आपको बिजनेस की बुक वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसका जो है वो नेटवर्थ ढूंढ सकते हो। उसका एक फॉर्मूला है, तो आपको कुछ चीज़ों को ऐड करना है तो आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। किन किन चीज़ों को ऐड करें, जितना भी आपका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल किसका, इक्विटी शेयर्स का पेड अप कैपिटल, कॉमन स्टॉक यानी कि इक्विटी शेयर्स। तो जितना भी इक्विटी का पेड अप कैपिटल है, प्रेफर्ड स्टॉक यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने इशू किया तो उस पर जितना भी अमाउंट पेड अप है वो दोनों ऐड कर दो। साथ ही साथ पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू, ये क्या है, इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आता है पिक्चर में, जब अगर आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर, अगर हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है लेकिन जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं वो 12 रुपीज़ पे इशू किए हैं, यानी कि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो चार्ज किए हैं वो क्या है, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। तो वो प्रीमियम का जो भी अमाउंट है एडिशनल जो आपको मिला है पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर, तो उसे भी आप ऐड करोगे टू फाइंड नेटवर्थ। साथ ही साथ कंपनी क्या करती है, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना
वो प्रॉफिट पूरा का पूरा अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती डिविडेंड की तरह, थोड़ा सा शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर लेती हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट वो धीरे धीरे करके जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो प्रॉफिट आपने साइड में किया है ना, फॉर फ्यूचर, क्यों रखा साइड में? फ्यूचर के लिए। भाई कंपनी को फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करना है या उन्हें लगता है भाई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे साइड में पैसा रखते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग अगर आपके पास है, कोई रिजर्व्स पड़े हैं, तो वो भी अगर आप ये ऐड करते हो, 4 चीज़ों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो लिखा हुआ है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनीथिंग दैट रेंजेस फ्रॉम कैश, डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और फॉर दैट मैटर एनी रिटर्न और ऑथेंटिकेटेड एविडेंस दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन और एग्रीमेंट। क्या लिख रहे हैं? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के बीच में हुआ होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिखाता है कि हाँ ये दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुई है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं ना अगर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स रिसीवेबल्स, जब आप बिल्स रिसीवेबल्स आपने पढ़ा होगा, कौन बनाता है बिल रिसीवेबल? क्रेडिटर बनाता है। तो अगर आपने किसी को उधार पे कोई सामान बेचा है तो आप बन गए क्रेडिटर और जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है वो गया आपका डेटर। तो आप डेटर को कई बार क्या करते हो ना, एक बीआर देते हो। तो इस बीआर में क्रेडिटर जो बनाता है उसमें क्या लिखता है कि भाई डेटर, तुझे ऑर्डर है कि आज से 3 महीने के बाद मान ले कि 10,000 रुपीज तुझे मुझे पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बीआर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसपे इस डेटर ने साइन किया। तो साइन करके वो क्या बता रहा है कि हाँ ये हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी का राइट दिखाता है और दूसरी पार्टी की लायबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का राइट है कि वो पैसा रिकवर कर सके, डेटर की लायबिलिटी है कि उसे पे करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटी दिखाता है रिटर्न फॉर्म में, तो उसे आप कहते हो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आती है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जिसको आप जो है वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करके ट्रांसफर कर सको। आपने पढ़ा होगा बीआर में कि अगर आपके पास ये बिल्स रिसीवेबल है तो आप वो किसी और को दे सकते हो। जैसे कि इस क्रेडिटर के पास ये बिल्स रिसीवेबल है और इसकी पेमेंट तो 3 महीने बाद होने वाली है, अब इसको तुरंत पैसों की जरूरत है, तो ये बिल वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि वो बिल के पीछे, मान लो ये मिस्टर ए का बिल है और ये मिस्टर सी को ट्रांसफर करना चाहता है ये बिल, तो सिंपली क्या करेगा? बिल के पीछे मिस्टर सी का नाम लिखेगा, अपनी साइन करेगा, जिसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट, और बाद में ये बिल मिस्टर सी को दे देगा। बस इतना सा करके आप बिल को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होते हैं उसे अपन कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरीके से कोई प्रकार की डीड, जैसे आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करनी है, घर ट्रांसफर करना है मान लो, तो आप क्या बनाते हो? प्रॉपर्टी डीड बनवाते हो, ट्रांसफर डीड। तो वो ट्रांसफर डीड भी एक तरीके का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये भी क्या दिखा रहा है? दो पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, जिसमें से आप ऐसा दिखाते हो कि मान लो आप घर बेचने वाले हो, तो इसमें आपका क्या है? राइट दिख रहा है कि आप अपना घर दोगे, बदले में यू हैव राइट टू रिकवर मनी। बायर का क्या दिख रहा है कि बायर को घर लेकर के पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी लायबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसी डीड जो होती है ना, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह, ट्रांसफर डीड, तो वो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। उसी तरीके से कुछ कैश इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। कैश इंस्ट्रूमेंट का मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको हम कैश इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, कैश इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा। ये शेयर सर्टिफिकेट भी तो यही दिखा रहा है कि आपने जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका ओनरशिप राइट है इस कंपनी में, और आपने जितना पेमेंट इस कंपनी को किया ना, इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी की लायबिलिटी दिखा रहा है कि कंपनी को फ्यूचर में आपको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो आपका अधिकार दिख रहा है कंपनी के शेयर्स के ऊपर, और कंपनी की लायबिलिटी दिख रही है कि कंपनी को आपको ये पैसे फ्यूचर में लौटाने हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट्स एंड लायबिलिटीज दिखाए रिटर्न फॉर्म में, तो उसे आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं? A financial intermediary is basically a party or a person who act as a link between the provider of the securities and the user who purchases the securities. तो financial intermediaries को आप basically agent भी बोल सकते हो, agent।
जैसे कि ना मैंने आपको पहले भी बताया ये डेफिनेशन एजेंट की। तो अगर मान लो कि आपको शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से शेयर परचेस करने, तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना करते हो, वो बिचौलिए होते हैं एजेंट, आप उन्हें ऑर्डर प्लेस करते हो। अगर आपको रिलायंस के 100 शेयर्स चाहिए तो आप क्या है कि उन्हें ऑर्डर प्लेस करते हो और वो आपके बिहाफ पे क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से शेयर परचेस करके आएंगे। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो लिंक का काम कर रहे हैं, लिंक का काम कर रहे हैं किसके बीच में? आप जो बायर ऑफ सिक्योरिटी हैं और कोई और है ना सेलर ऑफ सिक्योरिटी, उसको तो आप देखते भी नहीं हो। आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो डायरेक्टली उसके साथ डील करता है और आपको शेयर्स प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी है, सेलर ऑफ सिक्योरिटी और बायर ऑफ सिक्योरिटी के बीच में जो पार्टी बैठी है, जो इन दोनों को मिलाने का काम कर रही है, जो इन दोनों का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराने का काम कर रही है, उसे आप क्या कह रहे हो? इंटरमीडियरी कह रहे हो। अब जो कहते हैं कि जो बैंक्स होती हैं वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। बैंक्स कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है? देखो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यानी कि पैसों का लेन देन करवाते होंगे। अब जैसे बैंक क्या करवाती है, आप ना बैंक में अपना पैसा जमा करके आते हो, ठीक है, आपके पास क्या है कि सरप्लस पैसा पड़ा है घर में, तो आप सोचते भाई घर में क्यों रखे, बैंक में रखेंगे तो सामने क्या मिलेगा, आपने को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, आपसे पैसा लेती है और डिपॉजिट का पैसा इन्हें लोन के रूप में दे देती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इन्हें लोन नहीं दे रहे हो ना, यहाँ पे जो बैंक है वो एक मिडल मैन का काम कर रही है, आपसे डिपॉजिट लेती है, इन्हें लोन देती है, और इस तरीके से वो दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। डिपॉजिट लेकर के आपको इंटरेस्ट पे कर देती है और इन्हें पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो बैंक्स है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और शेयर ब्रोकर तो है ही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सिंपल देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी is basically a security that is held with government and has the highest possible rate of interest, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे अब किसी कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है, वैसे गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट करती रहती है ना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देश का जब डेवलप करती है तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट भी क्या करती है, इस तरीके से बॉन्ड्स इशू करती है। जैसे ये हुआ था सरदार सरोवर का जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर बॉन्ड्स इशू किए थे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे वो क्या करें, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट उनको वादा कर रही है कि आज हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, हम फ्यूचर में तुमको इतने इतने इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। तो जैसे आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, वैसे आप गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो, इसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हो। अब एक बात थोड़ा सोच के बताओ कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने में रिस्क है क्या? बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो तो आपको टाइम पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लौटाएगी ही लौटाएगी। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क लेवल क्या होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम होता है रिस्क लेवल। और बताओ, एक फाइनेंस का रूल होता है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, कि अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बॉन्ड में तो रिस्क होता ही नहीं है इतना, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट बॉन्ड पे आपको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप समझ रहे हो क्यों? रिस्क नहीं है ना, रिस्क नहीं तो रिटर्न भी नहीं, मतलब रिटर्न कम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन को प्लीज कट करके ऐसा लिख देना कि ये बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी हेज। हेज क्या होता है? Hedge is the strategy that is used to minimize the risk of the particular investment and maximize the return of investment. Hedge करने का मतलब सिंपली इतना है कि आप अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पर भी, आपको रिस्क तो होता ही है। किसी कंपनीज के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, तो रिस्क तो है ना कि कल को अगर कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, हो सकता है हमारे कुछ भी पैसे ना लौटाए, रिस्क तो है। इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क तो होता ही है। तो आप जब अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसके लिए जो भी आप तरीके यूज करोगे कि आपका रिस्क कम हो और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो, इसके लिए आप जो भी तरीके यूज करोगे उन सभी तरीकों को हम क्या बोल सकते हैं, हेजिंग बोल सकते हैं। जैसे कि रिस्क कम करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, आपको बताया था मैंने, डाइवर्सिफिकेशन। एक कंपनी के शेयर परचेज ही क्यों करते हो, मल्टीपल कंपनी के शेयर परचेज करो, तो डाइवर्सिफिकेशन एक हेजिंग का तरीका है। दूसरा आपको बताया था मैंने, ऑप्शंस परचेज कर लो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो भी रिस्क कम हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं रिस्क को कम करने के लिए। इन सभी तरीकों के ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, हेजिंग। हेजिंग, इन सभी तरीकों का अगर आप यूज करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न मैक्सिमाइज हो सकता है। फिर आता है एक्सचेंज रेट। सिंपल डेफिनेशन है,
a number of unit of a given currency that can be purchased for 1 unit of the another currency. तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ये एक्सचेंज रेट अपन लिख लेते हैं यूएसए डॉलर्स का, यूएस डॉलर्स का और इंडियन रुपीस का। तो ऐसे अपन कहते हैं कि $1 जो है वो इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट $1 दे करके आप सामने कितने रुपीस खरीद सकते हो। तो डॉलर और रुपीस के बीच में ये क्या हो गया आपका एक्सचेंज रेट। तो अगर आप $1 मुझे देते हो तो मैं आपको 70 रुपीज दूंगी, ठीक है। सो ये क्या हो गया एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीज। फेस वैल्यू क्या होता है? इट इज द कैश डिनोमिनेशन और द अमाउंट ऑफ द मनी द होल्डर ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज गोइंग टू अर्न फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज पार वैल्यू। तो पार वैल्यू ही फेस वैल्यू होती है। देखो क्या होता है ना कि फेस वैल्यू एक चीज होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क होता है, समझो। जब आप किसी कंपनी से डायरेक्टली शेयर परचेज करते हो तो कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो कंपनी क्या करती है, जैसे रिलायंस मान लो, तो रिलायंस आम जनता को इन्वाइट करेगी कि आइए हमारे शेयर परचेज कीजिए। तो जिस भाव पे आप कंपनी से शेयर परचेज करते हो ना, उस भाव को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू। तो अगर आपको कंपनी ने शेयर बेचे हैं वो हर शेयर आपको 10 रुपीज का सेल किया है, तो आज आपने कंपनी को एक शेयर अगर आपने कंपनी का परचेज किया तो आपने कंपनी को कितने रुपीस दिए, 10 दिए ना। तो मैच्योरिटी पे कंपनी आपको कितने लौट आएगी, 10 ही लौट आएगी, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे आपने कंपनी से शेयर परचेज किए वो वैल्यू आपको वो जो इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी है जिसने ये शेयर्स आपको बेचे हैं, यानी कि हमारे केस में रिलायंस, वही वो आपको लौटाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। और इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। अब इसी शेयर की मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है। अगर रिलायंस जो है वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, मान लो बीएससी पे लिस्टेड है, तो हो सकता है कि अगर आप बीएससी से रिलायंस के शेयर परचेज करते तो 10 रुपए से ज्यादा के भाव पे भी मिल सकते थे, 10 रुपए से कम भाव पे भी मिल सकते थे। अगर रिलायंस के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू आपके फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कई गुना ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि रिलायंस के यही शेयर्स जो आपको कंपनी 10 रुपए में दे रही थी, शेयर बाजार में वो 120 रुपए में बिक रहे हैं, और कम भी हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, और फेस वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो कंपनी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ इशू टू जनरल पब्लिक। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है आपका, पार वैल्यू भी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड क्या होता है, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कैपिटल एसेट इज होल्ड बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। तो अगर आपने कोई मशीन परचेज करी है और वो आपने 5 साल तक यूज की, फिर आपने बेच दी, तो ये 5 साल तक आपने इस कैपिटल एसेट को रखा है। कैपिटल एसेट क्या होता है, ऐसा कोई भी एसेट जिसका यूज आप 1 साल से ज्यादा तक कर सकते हो। तो मशीन एक ऐसा एसेट है जिसका यूज मैं 1 साल से ज्यादा के लिए कर सकती हूँ। 5 साल तक मैंने यूज किया, तो ये 5 साल जो आपने यूज किया ना, इतने टाइम पीरियड तक आपने उसको होल्ड करके रखा, बेचा नहीं, अपने पास रखा, तो ये 5 साल का पीरियड क्या कहलाएगा, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी इनकम स्टॉक, a security which has solid record of dividend payment and offers dividend higher than the common stock। तो यार ऐसा कोई भी स्टॉक यानी कि ऐसे कोई भी शेयर्स जिनका क्या है कि रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप ये शेयर्स परचेज करते हो ना, इस कंपनी के ये शेयर्स परचेज करते हो, तो वो आपको कंटिन्यूस डिविडेंड देंगे ही देंगे, जिनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है डिविडेंड देने का। ऐसे शेयर्स जिन पे आपको कंटिन्यूसली डिविडेंड मिला है और आगे भी मिलेगा, ऐसे स्टॉक को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम पक्की है, मिलने ही वाली है, अच्छी खासी इनकम मिलती आई है और मिलेगी भी आगे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉमन स्टॉक, जिनका अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है डिविडेंड पेमेंट करने का। तो आप ये शेयर परचेज कर सकते हो अगर आपको क्या है, कंटिन्यूस डिविडेंड चाहिए तो। फिर आता है आपका इंटरनेट ट्रेडिंग। तो इंटरनेट ट्रेडिंग इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इंटरनेट एज अ मीडियम। देखो क्या होता है ना, आजकल जो शेयर बाजार में खरीदी बेची होती है वो कोई ऐसे आपको कहीं में जाना नहीं पड़ता है उसके लिए, वो क्या हो जाता है, ऑनलाइन ही आप शेयर परचेज कर सकते हो। और ऑनलाइन शेयर परचेज करना है, बेचना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप इंटरनेट की मदद से आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट का यूज करके जब आप शेयर्स की खरीदी बेची कर रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे, इंटरनेट ट्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन टेक प्लेस थ्रू ऑर्डर रूटिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम, जिसको आप कहते हैं ऑर्डर रूटिंग सिस्टम, उसका यूज होता है इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए। अब इस सिस्टम में होता क्या है, ये क्या करेंगे, इट विल रूट ट्रेडर ऑर्डर टू एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करते हो,
आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हो कि मुझे ना 100 शेयर्स चाहिए रिलायंस के, तो वो क्या करता है, सिस्टम में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें ये आपका ऑर्डर इंसर्ट कर देता है। अब ये सिस्टम क्या करेगा पता है, आपने बाय का ऑर्डर दिया है, ये सिस्टम अपने आप मैच करना स्टार्ट करेगा कि सामने कोई सेल के लिए रेडी है क्या इसी प्राइस पे जिस पे आप बाय करना चाहते हो, और ये मैचिंग परफॉर्म करता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में आपको मदद करता है। तो जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो डायरेक्टली उसको एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में लेके जाता है और वहाँ पे मैचिंग करते हैं, डायरेक्टली हो जाता है ये पूरा। बाय का ऑर्डर सामने सेल के ऑर्डर के साथ ये मैच करने की कोशिश करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने बस कंप्यूटर में अपनी एंट्री पुट कर दी मुझे ये खरीदना है, और सिस्टम अपने आप क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये क्या आप बाय करना चाहते हो, तो सामने सेल के लिए कोई तैयार है या नहीं। और इस तरीके से आप घर बैठे बैठे खरीदी बेची कर सकते हो। तो ट्रेडर भले दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो इंटरनेट की मदद से क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब सेबी ने ये इंटरनेट ट्रेडिंग कब से इंडिया में अलाउ किया, कहते हैं जनवरी 2000 से ये इंटरनेट ट्रेडिंग इंडिया में यूज हो रही है, ठीक है। फिर क्या है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन अकर्स व्हेन एसेट ऑफ डिवीजन आर सोल्ड पीस मील रेदर देन एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी। देखो क्या है कि मान लो कि अब टाटा जो है, मान लो टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, और ये अलग अलग उनके बिजनेस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। अब आपको पता है टाटा का मोटर बिजनेस भी है, और ये टाटा जो है वो ब्रेवरेजेस में भी है ना, ब्रेवरेज वो टी बनाते, टाटा टी वगैरह है उनका, उसी तरीके से टाटा सॉल्ट भी है उनका। तो इस तरीके से उनके टाटा तनिष्क भी है, वो गोल्ड में है उनका। तो ऐसे कई तरीके के उनके क्या है बिजनेस है। अब मान लो कि अगर टाटा मोटर्स क्या कर रही है, टाटा मोटर्स बिजनेस वो बंद कर रही है, और जितने भी टाटा मोटर्स के एसेट हैं वो एक एक करके बेच रही है। माने कि उनके पास मशीन पड़ी है, तो जैसे ही मशीन का बायर मिला मशीन बेच दी। फर्नीचर पड़ा है, जैसे ही फर्नीचर का अच्छा बायर मिला फर्नीचर बेच दिया। तो ऐसे अगर वो क्या कर रहे हैं कि जो इस डिवीजन के एसेट हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में, पीस मिल यानी टुकड़ों में, जैसे ही एक खरीदार अच्छा मिला फर्नीचर का उसको फर्नीचर दे दिया, मशीन का अच्छा खरीदार मिला उसको मशीन दे दी, ऐसे टुकड़ों में आप धीरे धीरे करके बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये करते हो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विडेशन। जबकि अगर टाटा ना ऐसे करता कि मोटर बिजनेस जो है वो डायरेक्टली बेच दे, मान लो टोयोटा को अगर ये मोटर का पूरा बिजनेस ही बेचते, तो इसको आप लिक्विडेशन नहीं कहोगे, इसे आप डाइवेस्टमेंट कहते हो। मैं आपको सच बताऊं तो इसे आप क्या कहोगे, डाइवेस्टमेंट कहोगे, इसे लिक्विडेशन नहीं कहेंगे। अगर आपने ये चलती हुई कंपनी, आपने बोला भाई मुझे नहीं बिजनेस करना, मैं पूरा का पूरा बिजनेस टोयोटा को दे देता हूँ, टोयोटा ये बिजनेस करेगी। तो चलती हुई कंपनी अगर आपने मशीन के साथ सारे एसेट्स मिला करके अगर आपने किसी और कंपनी को बेच दिया, तो ये क्या होगा, डाइवेस्टमेंट होगा, ये लिक्विडेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट द स्पेसिफाइड प्राइस। तो क्या होता है ना, कई बार आप अपने स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर देते हो कि मान लो कि मुझे ना रिलायंस के 100 शेयर्स चाहिए, पर साथ ही साथ आप उसको प्राइस भी बोलोगे। तो आप उसको बोलोगे कि मुझे रिलायंस के 100 शेयर्स चाहिए, लेकिन तू शेयर्स तब परचेस करना जब मार्केट में जो रिलायंस का प्राइस है वो क्या हो जाए, पर शेयर मान ले 10 रुपीज़ हो जाए या उससे कम हो जाए। तो यहाँ पे आपने प्राइस बता दिया। तो अब ये बंदा जो आपका ब्रोकर वो शेयर तब तक नहीं परचेस करेगा जब तक कि प्राइस 10 रुपए या उससे कम हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने बाय सेल का ऑर्डर दिया है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे रिलायंस के 100 शेयर्स बेचने हैं, लेकिन तब तक नहीं बेचना जब तक कि प्राइस 10 रुपए या उससे ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा में बिकेगा उतना आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो आपका ब्रोकर ये तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसे क्या ना मिल जाए, 10 रुपीज से ज्यादा भाव ना मिले, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं, एन ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड, ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, ओनली एट द स्पेसिफाइड लिमिट, और इवन बेटर। अगर आपने 10 रुपये बताया तो ये ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, 10 रुपये पे, या फिर इससे बेटर प्राइस क्या होगा, और सस्ते में मिल जाए तो इससे कम भाव में, तो वो देखेंगे। A limit order sets the minimum price the seller is willing to accept and maximum price the buyer is willing to pay। तो आपने तो अपनी मैक्सिमम प्राइस बता दी कि मैं 10 रुपये से ज़्यादा पे नहीं खरीदूंगी, 10 रुपये से कम हो तो ठीक है। तो बायर अपना मैक्सिमम प्राइस बताता है और सेलर अपना मिनिमम प्राइस बताता है कि मैं बेचूंगा तो सही, लेकिन 10 रुपये या उससे ज़्यादा, तो 10 रुपीज़ मेरे लिए मिनिमम है, इससे कम में नहीं बेचूंगा, इससे ज़्यादा मिल जाए तो आई एम रेडी टू सेल। तो ये होता है आपका लिमिट ऑर्डर। अब सोचो लिमिट ऑर्डर का एक अपोजिट टर्म होता है, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर में अपन क्या करते हैं पता है, अपन उसको सिर्फ बोलेंगे
मुझे रिलायंस के 100 शेयर्स चाहिए, अपन प्राइस नहीं बताएंगे, तो वो बंदा क्या करेगा, मार्केट में फिर जो भी प्राइस उसको मिल रही होगी ना, उस प्राइस पे वो क्या करेगा, बाय कर देगा। ठीक है, तो प्राइस अगर ना बताओ तो वो मार्केट ऑर्डर, प्राइस बताओ तो लिमिट ऑर्डर। फिर आता है आपका नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन द टोटल वैल्यू इन रुपी ऑफ ऑल द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो पहले समझो कि आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं और जो अभी सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में जिसकी खरीदी बेची हो सकती है, इशू किए हैं और जो सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहे हैं, अभी बाय सेल हो सकते हैं। आपको अगर इन टर्म्स को समझने में दिक्कत होती है कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है या स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो अब ये सब मैंने डेफिनेटली बहुत ही क्लियरली अपने आगे वाली वीडियोस में बताए हैं, पिछले 3 पार्ट्स में। आप उन्हें अगर देखते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप वहाँ से प्लीज़ उसे देखिए। तो आपने जितने भी शेयर्स इशू किए और जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनका क्या करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और ये 1 लाख शेयर्स जो हैं उनकी खरीदी बेची शेयर बाजार में हो रही है। तो हम देखेंगे कि फिलहाल इस एक शेयर का भाव कितना चल रहा है शेयर बाजार में। अगर मुझे एक शेयर परचेस करना हो तो उसका मार्केट प्राइस क्या है, तो मान लो कि हर शेयर का मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़। तो आपने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जितने शेयर्स हैं इशूड और जितने ट्रेडिंग हो रहे हैं इनटू क्या करना है, हर शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी इसी को अपन क्या बोलेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझे, और ये रुपीज टर्म में होगा, सीधी सीधी बात है, ये रुपी वैल्यू होती है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर से, ऐसे आपको मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर आता है म्यूचुअल फंड, a pool of money managed by expert by investing in stock, bonds and other securities with the objective of improving their savings. These experts will create a diversified portfolio from these funds. क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, देखो आपको मैंने बताया है कि अगर आपको अपना रिस्क कम करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर बाजार में देखोगे आप कि मैं कौन सी कंपनीज के शेयर परचेज करूं। ठीक है, आपके पास पैसा तो है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा ना भी कौन सी कंपनी में अपना पैसा डालूं। अब ये चूज कैसे करेंगे, चूज करने के लिए आपको ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रेडिक्ट कर सको कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी। अब ये सारा आइडिया क्या है, फिनेंशियल मार्केट में जिस तरीके से एनालिसिस होता है ये भी आम बंदे को तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो मुझे आपको शायद ना पता हो, तो ये किसको पता होगा, कुछ तो एक्सपर्ट लोग होंगे ना जो शेयर बाजार में डेली डीलिंग करते होंगे। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको तो अपना मान लो पोर्टफोलियो बनाने नहीं आया, तो हम खुद से जाके नहीं चुनेंगे शेयर्स, क्योंकि हमें डर है। हमें क्या डर है, हमने गलत शेयर परचेज कर लिया, तो परचेज कर लिया वो कंपनी में नुकसान हो गया तो आप खुद से नहीं परचेज करोगे। और इसका दूसरा भी क्या, अगर आप खुद से सिलेक्ट करते हो तो उसमें टाइम भी तो लग जाएगा ना, इतना सारा एनालिसिस करोगे वो करोगे, तो अपने सारा काम वगैरह छोड़ करके थोड़ी ना एनालिसिस करने बैठेंगे, तो टाइम भी बहुत लगता है खुद से करने में और गलती के चांसेस भी हैं। तो आप खुद से ना करके क्या करोगे, एक्सपर्ट से करवाओगे। आपका जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है आप म्यूचुअल फंड्स को दे दो। म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे, आपका पैसा, आप सिर्फ उनको ये बता दो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर मैं उनको कहती हूँ कि मेरे को क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप मेरे लिए ऐसे शेयर चुनो जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक हो। आप बस उनको अपना ऑब्जेक्टिव बता दो, वो क्या करेंगे, आप जैसे और भी लोग होंगे जो खुद का पोर्टफोलियो खुद नहीं बना सकते, तो हम सब ने क्या किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा हमने म्यूचुअल फंड को दे दिया, तो उनके पास क्या हो जाएगा, पूल ऑफ फंड्स। पूल ऑफ फंड्स है ना, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मैंने दिया आपने दिया। ये क्या करेंगे, इस पैसे से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, ऑप्शंस खरीदेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव के अनुसार, आपने जैसा बताया होगा। आप बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए अलग पोर्टफोलियो बनेगा। तो इस तरीके से लोग क्या करेंगे, आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना देंगे। ठीक है, और आपको बेटर रिटर्न्स मिलेगा। आप खुद से करने जाते तो शायद गलती करते और कम रिटर्न कमाते, लेकिन इनने क्या किया, आपके लिए बेटर पोर्टफोलियो बनाया, आपकी सेविंग्स का बेटर फायदा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन इन सब के बदले वो आपसे डेफिनेटली फीस चार्ज करते हैं, पर फिर भी फायदा ही है, क्योंकि देखो आपका कितना टाइम बच गया और इतना एरर हो सकता था, वो सब थोड़ा प्रॉब्लम आपका नहीं होगा अभी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या है कि कई जने इसको सेफ मानते हैं। फिर आपका वन साइडेड मार्केट। वन साइडेड मार्केट क्या होता है, अ मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर और ओनली पोटेंशियल बायर्स बट नॉट बोथ।
अब मान लो कि कोई स्टॉक बाजार में हम ऐसा देख रहे हैं कि रिलायंस जो है, तो मुकेश अंबानी ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि यार फ्यूचर में ना मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस जो है वो बहुत प्रॉफिट कमाने वाली है, यानी अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट में। अब सब लोग क्या करेंगे, शेयर्स को खरीदने दौड़ेंगे। तो जिनके पास है वो भी नहीं बेचेंगे, सबको चाहिए ना शेयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स ही बायर्स होंगे मार्केट में, सबको शेयर खरीदना है, कोई बेचना नहीं चाहता। तो ऐसे मार्केट को अपन क्या बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपको बायर दिख रहे हैं लेकिन सेलर नहीं दिख रहे। या फिर उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि बुरी खबर आई है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लो होने वाले हैं, लॉसेस ही लॉसेस होने वाले हैं इस कंपनी में। तो हर कोई क्या करेगा, सोचेंगे अरे फ्यूचर में और लॉसेस होंगे, छोड़ो ये कंपनी के शेयर हमें चाहिए ही नहीं, सब लोग बेचना शुरू कर देंगे, पर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। तो जब ऐसा आपको मार्केट दिख रहा है ना, जहाँ पे बस एक ही पार्टी मौजूद है, यहाँ तो सिर्फ बायर्स ही हैं पर सेलर नहीं, यहाँ तो सिर्फ सेलर ही है लेकिन बायर नहीं, तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, वन साइडेड मार्केट, एक ही साइड है पर दूसरा साइड तो मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है आपकी कौन सी, हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मैंने देखो यहाँ पे आपके लिए अलग से फॉर्मूला कर दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो आप कैसे ढूंढते हो, यहाँ पे आपको करना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मान लीजिए कि रिलायंस की हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि रिलायंस का अभी स्टॉक बाजार में, शेयर बाजार में रिलायंस का एक शेयर जो है, मान लो वो 500 रुपये में बिक रहा है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, तो उसका भी फॉर्मूला है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, कंपनी का जितना भी टोटल अर्निंग है यानी कि प्रॉफिट, कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड करने की कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, अभी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। जैसे मान लो कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं मान लो 10,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर आ गया 100। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दोगे, आपको मिल गया ना, मार्केट वैल्यू आपको पता थी और अर्निंग पर शेयर आपको पता चल गया। तो 5 रुपीज क्या हो जाएगा इसका पीई रेशियो। तो पीई रेशियो इस तरीके से अपन ढूंढते हैं, क्या लिख रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ऐसा करने से आपको मिल जाएगा पीई रेशियो। अब अलग अलग कंपनी के पी रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो कहते हैं स्काई हाई, किसी कंपनी का पी रेशियो आप देखोगे तो बहुत ही लो होगा। ठीक है, अब पीई रेशियो एक रेशियो है, आप देख रहे हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो रेशियो है। जितने भी लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पीई रेशियो ज़रूर चेक करते हैं कि इस कंपनी का पीई रेशियो कैसा है। तो एनालिसिस करने में वैसे कई सारे और भी चीज़ों को चेक करेंगे, पीई रेशियो उनमें से एक है, तो इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ज़रूरी नहीं कि पी रेशियो से आप हमेशा सही फैसला ले सको, पी रेशियो देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कंपनी की ट्रू वैल्यू बताए। ठीक है, तो पी रेशियो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, ऐसा बता रहे हैं। आपको बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन अगर हमें करना हो तो काफ़ी समय चला जाएगा और इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, तो आप सिर्फ यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी याद रख लो कि पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी विद विच द मैनेजर्स यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा परसेंटेज में दिखाते हैं। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता क्या है कि कंपनी में जितने भी लोगों ने पैसे डाले, तो वो कौन हो गए, शेयर होल्डर ने पैसे डाल दिए कंपनी में। अब ये पैसा इस्तेमाल किसने किया, वो तो कंपनी के मैनेजर्स ने, डायरेक्टर्स ने इस्तेमाल किया। तो अब आप क्या निकालोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल करके आप ये पता लगा सकते हो कि जो रिसोर्सेज इन मैनेजर्स को हमने दिए थे, जितना पैसा हमने मैनेजर्स को दिया था उसका इस्तेमाल कितना अच्छे से हुआ है, वो अगर आपको पता लगाना हो तो आप ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता लगा सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपने जितना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसका इस्तेमाल इन मैनेजर्स ने इतना अच्छा किया कि उसमें से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा हम मानेंगे कि हमारे मैनेजर्स उतने ज़्यादा एफिशिएंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है, यानी कि आपने इतना पैसा दिया उनको लेकिन उन्होंने तो आपको कुछ कमा कर ही नहीं दिया, लॉसेस ही लॉसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मैनेजर्स एफिशिएंट नहीं है। तो अब इसके कुछ फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। जैसे आपको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, जितना भी आपको कंपनी में नेट प्रॉफिट हुआ है
उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, टैक्स माइनस कर दो। जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर दो आपके शेयर होल्डर्स इक्विटी से। अभी मैंने आपको बताया था आपको शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालना है, याद होगा आपको थोड़ी देर पहले, नेटवर्थ, उसको आप नेटवर्थ से डिवाइड कर दो, आपका नेटवर्थ, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, सो मान लो किसी कंपनी का मैंने ऐसा करके देखा, तो उनका नेट प्रॉफिट मान लो था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लो 50,000 था, और उनका नेटवर्थ आ रहा था 5 लाख, इनटू मैंने 100 किया। ठीक है, तो कितना आएगा, 10%। तो 10% आ रहा है इस कंपनी का अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर दूसरी किसी कंपनी का, दूसरी कोई कंपनी में अपन मान ले कि इतना ही पैसा डाला था, लेकिन उनके मैनेजर्स ने जो है वो 1 लाख कमा के दिया, 50,000 नहीं 1 लाख, तो एक कंपनी ने अपन को कितना अर्न करके दिया, एक कंपनी मान लो ए कंपनी में जब अपन ने 5 लाख डाला तो सामने उन्होंने अपन को प्रॉफिट दिया 50,000 का, तो कितना इंटरेस्ट कितना रेट आया, 10%। यही अगर आपने बी कंपनी में 5 लाख रुपए डाले होते तो वो आपको देते मान लो 1 लाख, यानी कि रिटर्न कितना होता है, 20%। तब आप खुद ही बता सकते हो कि कौन से मैनेजर ज़्यादा एफिशिएंट है। बी कंपनी के मैनेजर ज़्यादा एफिशिएंट है, दोनों में आपने सेम पैसे डाले, लेकिन रिटर्न किसने ज़्यादा कमा के दिया, बी कंपनी के मैनेजर्स ने, तो इनका परसेंटेज वैल्यू देखोगे ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हो। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में अपन क्या करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपने ऊपर अभी क्या लिया, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी में, वहां पे आपने जो अभी नेटवर्थ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिर्फ शेयर जितने भी आपके पेड अप शेयर कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व, तीनों का ही अपन एडिशन करते हैं। लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर में थोड़ी होता है, लोन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कि जो अपन ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स प्लस डिवेंचर्स, उस पर कितना रिटर्न आया है, तो आप इसमें क्या करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर दोगे। आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें ऐड कर दोगे इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो अभी आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करी होंगी लोन्स पे, और उसको आप डिवाइड किससे करोगे, ये जो आपका शेयर होल्डर इक्विटी आया ना नेटवर्थ, नेटवर्थ में आप ऐड कर दोगे लोन का पैसा भी, जो आपने लोन से उठाए, डेट से उठाए, और इसको इंटू कर दोगे 100 से। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो जो आपको परसेंटेज में मिलेगा उससे आप कहोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी ही क्यों, प्रेफरेंस ही क्यों, लोन भी तो लिया है, सबको मिलाकर के आप देखो कि उस पर कितना आपको रिटर्न मिला। फिर एक रिटर्न ऑन एसेट भी होता है कि आपने कंपनी में जितने एसेट्स डाले हैं, जितने एसेट्स का आप यूज कर रहे हो, उस पर आपने कितना कमाया, इतने एसेट डाल के कितना कमाया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी हो रहा है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, जितना भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऐसा मतलब होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको ऑपरेशन के लिए जरूरी है, कंपनी चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं और आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते। ठीक है, सो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जैसे कि आपके एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गई, ये सब माइनस कर दोगे ना ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको टैक्स भी नहीं माइनस करना है, इंटरेस्ट भी नहीं माइनस करना है, इसलिए इसको अपन ईबीआईटी भी बोलते हैं, ईबीआईटी। ईबीआईटी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपको प्रॉफिट में से सब माइनस कर दो, लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं करना और टैक्स माइनस नहीं करना, तो वो प्रॉफिट को अपन कहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दो आपके टोटल एसेट्स से और इंटू कर दो 100, तो आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला वगैरह था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, क्या है, रिस्क। ठीक है, तो अ प्रोबेबल चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड देन कैलकुलेटेड। अब जब भी ना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में डर भी है ना भी मिले। तो अगर आप ऐसा मानते हो कि आपको 10% मिलेगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपको डर है कि हो सकता है कि 2% कम भी मिले, ठीक है, तो जितना आपको डर है ना कि आपका एक्चुअल रिटर्न आपको जो रियलिटी में मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होगा, अगर आपको ये डर है, तो ये डर कुछ नहीं है बल्कि है रिस्क है, कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिस्क है, इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिलने वाला,
इसमें रिस्क है कि आप जितना सोच रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है, तो वो रिस्क। अब फिनेंशियल मार्केट में, फिनेंस में हम लोग रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से। आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो रिस्क दिखाता है। जिस भी कंपनी का क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है तो उतना ज़्यादा रिस्की है इन्वेस्टमेंट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो रिस्क भी क्या है, कम है। मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2%, 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन आया, अपन ने कैलकुलेशन किया तो अपन को 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन आया। इसका ये मतलब है कि आप अगर 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2% स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि जो आपके रिटर्न है वो क्या हो सकते हैं, ±2%। तो वो 12% भी हो सकता है और वो 8% भी हो सकता है, 10+2 भी हो सकता है, 10-2 भी हो सकता है। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो इतना वेरी कर सकता है, 8 to 12% हो सकता है। अगर किसी कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन 4% आ जाए तो सोचो क्या होगा, 10% ±4%, यानी कि 6% से 14% तक वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस हैं। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन टू रिस्क, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम, रिस्क कम, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। सिक्योरिटीज क्या होते हैं, सिक्योरिटीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, याद है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिक्योरिटीज भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, ऑप्शंस खरीदते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ही है, दो पार्टीज के बीच में। तो अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीदे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये दिखाता हुआ कि हाँ ये आपने खरीदा है। तो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, जिसको आप फिर किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ये ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट जो आपकी ओनरशिप दिखा रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, इस सर्टिफिकेट को अपन क्या बोलेंगे, आपका सिक्योरिटीज़ बोलेंगे। तो शेयर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी है, डिबेंचर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी है, ठीक है। फिर क्या आपका स्टॉक, स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक होते हैं आपके शेयर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो सर्टिफिकेट जो ये दिखाता है कि आपने किसी कंपनी की ओनरशिप परचेज करी है। तो जब आप इक्विटी शेयर परचेज करते हो तो आप कंपनी के ओनर बनते हो ना, और ये ओनरशिप दिखाता हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक। तो स्टॉक एक टाइप की सिक्योरिटी है, देखो यहाँ पे स्टॉक एक टाइप की क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट जो फिजिकल भी हो सकता है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है ये, तो आपको डीमैट करवाना पड़ता है, डीमैटेरियलाइजेशन। तो ये सर्टिफिकेट आपको फिजिकल भी मिल सकता है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक भी मिल सकता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दिखाओगे कि मेरे पास क्या है, मैंने इस कंपनी के शेयर परचेस करे हैं, मैं इतना हिस्से की क्या हूँ, मालिक हूँ। अब आपको पता है कि आपके दो टाइप के होते हैं ना स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर्ड स्टॉक लिखते हैं, इक्विटी शेयर्स को कॉमन स्टॉक लिखते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या है, प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है दो मैटर्स में। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो पहले किसको देगी, हमेशा सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इनको डिविडेंड क्या है, पहले मिलता है। इनको डिविडेंड हमेशा फिक्स मिलता है, इनका डिविडेंड फिक्स रेट पे होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कभी भी फिक्स रेट पे नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर्स पे इवन डिविडेंड देना कंपलसरी भी नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं देना भी है कि नहीं देना है। तो कुछ फर्क होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर्स में। तो जैसे आपने बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है कि आपको जो जिसने भी लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा उनको बिल्कुल प्रॉमिस किया जाता है कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड हम देंगे ही देंगे, अमाउंट फिक्स होता है या तो परसेंटेज फिक्स होती है। अब इनको डिविडेंड क्या है, हमेशा पहले मिलता है, इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, यानी कि इनको प्रेफरेंस है। इक्विटी वालों को तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, उनको बाद में मिलेगा, और कोई रिटर्न भी फिक्स नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता, ठीक है। इवन जब कंपनी बंद करते हैं, वाइंडिंग अप होता है, तो भी जब पैसे लौटाने पड़ते हैं, तो सभी जब आपने लोन वगैरह सब पूरे पे कर दिया, अब शेयर्स की जब बारी आएगी तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर को पे करोगे, बाद में इक्विटी शेयर्स को पे करोगे। तो यहाँ पे भी उनको प्रायोरिटी मिल रही है, तो दो जगहों पे प्रायोरिटी मिलती है, डिविडेंड पेमेंट में और कैपिटल रीपेमेंट में। स्टॉक को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो, अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स। जितना भी आपका आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो क्या है, आपके गुड्स का स्टॉक है। तो जितना भी स्टॉक आपके पास किसी भी सामान का पड़ा है उसे भी आप स्टॉक बोलते हो, उसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, कई कई जगह पे स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स को भी आप स्टॉक बोल सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक का मतलब अगेन हो गया शेयर यहाँ पे। तो शेयर्स को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आप उसे स्टॉक स्प्लिट कह सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं, एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो कंपनी अगर क्या करना चाहती है, उनके पास जितने भी शेयर्स अभी हैं उसका नंबर इंक्रीज करना चाहती है, तो वो शेयर्स की क्या कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, तो नंबर बढ़ जाएगा ना। अगर आपके पास एक चॉकलेट है, अगर आप उसके 2 पार्ट कर दो तो 2 चॉकलेट हो गया, ठीक है। पर ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। मान लो कि आपके पास क्या एक बार है, एक बार है जिसमें क्या है कि 6 पीसेस हैं, ठीक है, 6 पीसेस हैं। अभी ये एक बड़ा बार है, अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आप बीच में से इसको कट कर दोगे, यहाँ से इसको कट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 बार बन जाएंगे। पर आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू कम होगी, पहले इसमें एक बार था तो 6 पार्ट्स थे इसके, पर अब ये 2 बार हो गए तो इसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे भी 3 पार्ट्स है और यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, तो यही होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, चॉकलेट अब 2 हो गई लेकिन चॉकलेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे वही देखोगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लो कि कंपनी है जिसमें क्या है कि आपने 100 शेयर्स परचेस करे और हर शेयर की वैल्यू क्या है 1000। तो यहाँ पे जो आपके पास शेयर्स हैं वो क्या है, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई यहाँ पे इस कंपनी में, 1 लाख रुपीज़ की। अब कंपनी मान लो अनाउंस करती है कि हम लोग को क्या है, शेयर स्प्लिट करना, शेयर स्प्लिट करना, तो वो एक रेशियो बताएगी, जैसे बताया 2:1। तो 2:1 का मतलब ये हुआ कि जिनके पास एक शेयर है, अब एक शेयर के हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 2 पार्ट्स बनाएंगे, हर शेयर के हम लोग 2 टुकड़े करेंगे। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो अब क्या हो जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बात आ रही समझ में। अगर उसके टुकड़े करेंगे तो हर शेयर के वो लोग 2 पार्ट करेंगे ना, एक शेयर के वो लोग 2 पार्ट करेंगे, तो आपके 100 शेयर्स के वो लोग कितने पार्ट्स कर देंगे, 200 पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास 100 शेयर से, तो अब आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास 200 शेयर्स आ जाएंगे। एक शेयर से 2 शेयर बनते हैं, तो 100 शेयर से तो 200 शेयर्स बनेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिस रेशियो में आपके शेयर बढ़े उसी रेशियो में आपके प्राइस घट जाएंगी। तो फेस वैल्यू पहले क्या थी, 1000 रुपीज़ थी, अब फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। शेयर्स क्या हो गए, इंटू 2 हो गए ना, 100 शेयर्स थे इंटू 2 हो गए, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, ठीक है, वो सेम रेशियो में कम हो जाएगी। तो आपका फेस वैल्यू कम हो जाएगा इसमें, इससे क्या होगा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो फिर सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और फेस वैल्यू कम हो जाती है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या रहे, सेम ही रहे। तो क्वेश्चन आता है कंपनी ने आखिर ऐसा किया क्यों, क्यों कोई ऐसा करेगा। तो कंपनी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहती है कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ जाते हैं और हर शेयर की अगर वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस शेयर को, वो अब इसे अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि वैल्यू कम हो गई। तो जो लोग 1000 रुपये नहीं दे पा रहे थे, अब वो 500 रुपये में तो कम से कम ट्रेडिंग करेंगे। और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या होगा, खरीदी बेची भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो शेयर एकदम से जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, तो इसीलिए कर रहे हैं। इट इज़ यूजुअली डन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर इन द मार्केट। पहले सिर्फ 100 शेयर्स मौजूद थे मार्केट में, अब 200 शेयर्स हो जाएंगे, ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जब कंपनी ऐसे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक रेशियो अनाउंस करेगी। जैसे अगर कंपनी ने 2:1 अनाउंस किया तो उसका मतलब क्या है कि एक शेयर के वो कितने भाग करेगी, 2 पार्ट करेगी, और 3:1 बोला हो तो एक शेयर के वो 3 पार्ट्स करेगी, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके यहाँ पे थिन मार्केट। थिन मार्केट क्या होता है, अ मार्केट इन विच देयर आर कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाय एंड ऑफर टू सेल। कि एक ऐसा शेयर बाजार जहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स भी कम है, सेलर भी कम है, ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है, ना बायर बाय करने को तैयार है, ना ट्रेडर खरीद ना बेचने को तैयार है। तो बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, तो बिड टू बाय भी कम है, ऑफर टू सेल भी कम है, यहाँ पे दोनों कम है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रेडिंग काफ़ी कम है, तो इसमें क्या होगा, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस कर रखे हैं, बेचना भी चाहोगे तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, आप फंस जाते हो शेयर्स परचेस करके, क्योंकि आप बेचना चाहते हो तो खरीदने वाले नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही एक्चुअली कम होते हैं। इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम हो रहे होंगे, इक्का दुक्का कभी बिक गया, कभी खरीद लिया, वैसा चलता है। और ट्रांजेक्शन कम होने की वजह से प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, स्टेबल प्राइजेस नहीं चलते हैं। मान लो कि एक डील जनवरी में हुई तो हो सकता है कि वो 100 रुपये के भाव से खरीदे बेचे गए, फिर दूसरी डील सीधा मार्च में हुई तो हो सकता है मार्च में प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लिए हों। तो प्राइजेस की आप कोई फिक्स नहीं होता, प्राइजेस जो है वो काफ़ी चेंज होते रहते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर थिन मार्केट है तो। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी यील्ड।
यील्ड क्या होता है यहाँ पे? इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो आपको रिटर्न मिला है, अगर मैं उसे परसेंटेज टर्म्स में दिखाऊं तो ये यील्ड हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मान लो कि आपका जो शेयर, आपने शेयर परचेज किया 100 रुपये में, और आपने शेयर परचेज किया तो उस कंपनी के जिसके आपने ये शेयर परचेज किया उसने आपको 5 रुपये का डिविडेंड है। 5 रुपये का, ये तो रुपए में है। अगर मुझे परसेंटेज में बताना तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी 100 शेयर्स पे कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो आप करोगे 5 डिवाइडेड बाय 100। ये आपको जो डिविडेंड मिला इसको हम डिवाइड करते हैं, जो लिखा है ना यहाँ पे, हमको जो डिविडेंड मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे अपने करंट प्राइस से। तो जो डिविडेंड मिला है 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, उसको डिवाइड करो उसके करंट प्राइस से और इंटू कर दो 100। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको 5% का डिविडेंड मिला। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में अगर आपने अपने रिटर्न को बता दिया तो वो क्या हो जाएगा, यील्ड। अब यहाँ पे थोड़ा नोट करना, इन्हें गलत लिखा है यहाँ पे, तो चेंज कर देना। क्या लिख रहे हैं, स्टॉक यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, गलत है यहाँ पे, बाय डिवाइडिंग डिविडेंड ऑफ शेयर बाय मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड को डिवाइड करते हैं अपने मार्केट प्राइस से, तो आपको मिलेगा यील्ड। इसको अपन करंट यील्ड भी बोलते हैं, कई कई जगह पे आप ऐसे पढ़ोगे कि इसे लोग करंट यील्ड बोल रहे हैं, करंट यील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल क्या होता है, देखो अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। तो कई बार जब आप डिबेंचर्स परचेज करते हो, बॉन्ड परचेज करते हो, तो उसकी ना एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट भी होती है। जब आप बॉन्ड्स परचेज करते हो या डिबेंचर्स, तो आपको बता दिया जाता है कि ये जो आपसे हमने बॉन्ड परचेज आप हमसे कर रहे हो, इसका पैसा ना हम आपको 5 साल के बाद लौटाएंगे। तो आपको उसकी मैच्योरिटी डेट पता होती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि 5 सालों तक हर साल वो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो मानो 10%, आपको 2 बातें बता दी कि कितने सालों के बाद आपका पैसा लौटाएंगे, और जब तक पैसा नहीं लौटाते तो तब तक कितना % इंटरेस्ट देंगे। आई बात समझ में? तो अभी आप पता है कैलकुलेट करते हो कि एक होता है YTM, मैं पहले आपको YTM बता दूं तब आपको YTC समझ में। YTM का मतलब क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आप ना ऐसा कैलकुलेशन करते हो कि चलो ठीक है, कंपनी कहती है 5 साल के बाद पैसे लौटाएगी, अगर मैंने 5 साल तक अपने पास ही ये बॉन्ड रखे, किसी को दिए नहीं, तो टोटल मुझे कितनी इनकम होगी। अगर आपने मैच्योरिटी डेट तक इस बॉन्ड को बेचा नहीं, अपने पास ही रखा, तो टोटल आपको कितनी इनकम मिलेगी, उसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसे आप कहोगे यील्ड टू मैच्योरिटी। परसेंटेज टर्म्स में अगर तुम ये फाइंड करते हो कि अगर मैंने मैच्योरिटी डेट तक ये बॉन्ड्स को अपने पास ही रखा तो मुझे टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। आपको हर साल मिल रहा है 10%, तो मिला करके टोटल आपको कितना मिलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मत आप समझो, इतना से समझो कि ये होता है आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। अब कई बार कंपनी क्या करती है, इस तरीके का जब आपको बॉन्ड बेचती है, तो इस तरीके का जब कंपनी आपको बॉन्ड बेचती है तो कई बार कंपनी अपने पास एक ऑप्शन भी रिजर्व करती है। कौन सा ऑप्शन, तो कंपनी आपको ऐसा बोलेगी ठीक है ये 5 साल का बॉन्ड है, लेकिन अगर हम चाहें तो 3 साल के अंदर अंदर आपको रीपे कर देंगे। कंपनी ऐसा सोचती है कि मान लो 3 साल में उनके पास पैसा आ गया, तो वो कंपनी क्या सोचेगी, 5 साल तक क्यों रखें। कंपनी सोचेगी भाई 5 साल के बाद अगर पे करते हैं तो 5 साल का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। तो कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है तो अपने पास ऐसा ऑप्शन भी रख सकती है कि अगर कंपनी चाहे तो है तो ये 5 साल के बॉन्ड, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो 3 साल के बाद ही इसको पे कर देगी, आपको रिडीम कर देगी और आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड, जिसको कंपनी बीच में कॉल कर सकती है और रीपे कर सकती है। तो अभी आप क्या फाइंड करोगे पता है, आप फाइंड करोगे कि अगर कंपनी ने वाकई में ऐसा किया, 3 साल के बाद अगर कंपनी ने पे कर दिया, तो इन 3 सालों तक, ये 3 साल अगर मैंने अपने पास बॉन्ड रखा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अब आप मैच्योरिटी तक तो नहीं कैलकुलेट करोगे, मैच्योरिटी से पहले कंपनी अगर कॉल करती है तो उस कॉल डेट तक अगर आपने अपने पास रखा, किसी को बेचा नहीं, तो आपको इन टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। तो उससे आप कहते हो यील्ड टू कॉल। तो रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन द बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कंपनी आपको पेमेंट कर देती है, 3 साल में पेमेंट कर देती है, तो 3 साल में आप कितना इन टोटल कमाओगे। तो इसका भी अपना फॉर्मूला होता है जो आपको अभी नहीं समझना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना। लास्ट डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे कूपन का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट। तो ऐसे बॉन्ड जिसको आप परचेज करोगे लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसे बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड एक तरीके से लोन होता है,
मैंने कहा भाई बॉन्ड परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट तो मिलता ही है, तो ये कौन से बॉन्ड हो रखे हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया और आप मुझे इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे, ये कौन से बॉन्ड है? तो यहाँ पे जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल बॉन्ड की तरह आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कंपनी का कोई बॉन्ड परचेज किया जिसकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स की, तो कंपनी आपको क्या करती है, हर साल 5 सालों तक क्या करेगी, आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगी। 10% बोला है तो हर साल 10% का इंटरेस्ट देगी, फिर 5वें साल में आपको आपका पैसा भी लौटा देगी। ऐसा करती है कंपनी। बॉन्ड खरीदा है तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ऐसा जीरो कूपन बॉन्ड में नहीं होगा। इसमें आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो लिखा है ना, बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट। इसमें आपको इस तरीके से 10% 20% 5% हर साल कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से इंटरेस्ट मिलता है, इसका तरीका अलग है। इसमें क्या होगा, मान लो बॉन्ड की असल वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज़ की है, एक बॉन्ड 1000 रुपीज़ का, ये उसकी फेस वैल्यू है। तो जब कंपनी ये बॉन्ड आपको इशू करेगी तो कंपनी बोलेगी वैसे तो बॉन्ड जो है वो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का, लेकिन हम आपसे कितना लेंगे, जिन जिन लोग हमसे ये बॉन्ड अभी परचेज करते हैं तो उन्हें पे करने हैं सिर्फ 800 रुपये, तो सॉरी 800 रुपये। तो कंपनी आपको क्या बोलती है, अभी परचेज करते हो तो आप हमें 800 दो, 5 साल के बाद हम आपको देंगे 1000। तो यहाँ पे आप समझे क्या हुआ, कंपनी आपसे 800 लेती है लेकिन आपको कितना लौटाएगी, 5 साल के बाद 1000 लौटाएगी, क्योंकि फेस वैल्यू ही लौटानी पड़ती है। आपने पढ़ा फेस वैल्यू की डेफिनेशन पे, फेस वैल्यू ही वो वैल्यू होती है जो आपको मैच्योरिटी पे मिलती है। तो इस केस में भी आपको फेस वैल्यू तो मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने इनडायरेक्टली तो अर्न कर लिया ना 200 रुपीज़, हर साल कुछ नहीं मिला लेकिन आपको 200 रुपये मिल तो गए ना, 200 रुपये का फायदा तो हुआ इस इन्वेस्टमेंट पे, पर एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिला, हर साल आपको ऐसे नहीं मिला थोड़ा थोड़ा, एक साथ आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। 200 रुपये का फायदा होगा कब, जब मैच्योरिटी होगी। वही बात लिखी हुई है, द बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इज सोल्ड एट डिस्काउंट बिलो द पार, तो पार वैल्यू से नीचे बेचा जाता है, डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। 1000 की चीज मैं आपको 800 में बेच रही हूँ, दस प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको कंपेंसेशन तो मिल गया 200 रुपये का, ठीक है, कंपेंसेशन तो मिला ही ना। कैसे मिला, डिविडेंड नहीं मिला आपको, कैपिटल गेन मिला। आपने जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा भाव में आपको कंपनी ने इसको रीपे किया है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इससे अपन कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आपको डिविडेंड नहीं मिला लेकिन कैपिटल गेन तो मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अर्न कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊँ और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।